जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा क्रिया। और क्रिया के भेदों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अर्थ, अर्थ या प्रयोग के आधार पर, अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के, अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद 8 से लेके 10 भेद आपको बताए गए। इनमें से 5 भेद हम कंप्लीट कर चुके हैं। छठा जो भेद है वो है पूर्वकालिक क्रिया। और इस पूर्वकालिक क्रिया से हमें आज चीजें शुरू करनी है। तो पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है, कंडीशन हमारी ये है प्यारे दोस्तों, जहां जहां दो क्रिया हो, दोनों क्रियाओं में से जहां दो क्रिया हो, दोनों दोनों क्रियाओं में से दोनों क्रियाओं में से कोई एक क्रिया पहले समाप्त हो जाए, तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जिस वाक्य में दो क्रियाओं में से कोई क्रिया पहले समाप्त कोई क्रिया पहले समय में कोई क्रिया पूर्व समय में समाप्त हो रही हो, पूर्व समय में समाप्त हो रही हो, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तथा जो दूसरी क्रिया चल रही है, उसे समाइपिका क्रिया
उसे समापिका क्रिया कहते हैं। ये दो स्टेटमेंट है प्यारे दोस्तों हमारी, ये पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित है। इसके बाद नोट करके लिखना है, जहां किसी वाक्य में दो क्रिया हो और पहली क्रिया के अंत में कर लगा हो तो वह क्रिया की समाप्ति का रूप होता है। वह क्रिया की समाप्ति का रूप होता है, जिसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं सुबह उठकर गर्म पानी पीता हूँ। आप सुबह टहलकर अखबार पढ़ते हो। बच्चे रात को दूध पीकर सोते हैं। माताजी नहाकर भजन करती है। छात्र पढ़कर लिखते हैं। ये 5 सेंटेंस है, 3 कंडीशन। एक बार प्यारे दोस्तों आप अप्लाई कीजिए चीजों को और देखिए कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे प्रूफ हो रही हैं। यहाँ पे क्या कहा गया, 3 कंडीशन हमारे सामने हैं। इससे पहले अर्थ या प्रयोग के आधार पे 5 जो क्रिया के भेद हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें एक था हमारी मूल क्रिया अर्थात धातु, दूसरा सामान्य क्रिया, तीसरा साधारण क्रिया और चौथा सहायक क्रिया और 5वां संयुक्त क्रिया। इससे पहले जो हमारी फ्राइडे को क्लास हुई थी उस क्लास में प्यारे दोस्तों हमने इन तमाम कंडीशनों के बारे में आपको बताया। अर्थ और प्रयोग के आधार पे बाकी जो 10 भेद है, 5 भेद और हमारे बचे हैं, उसको भी हमें कंप्लीट करना है। और उसमें एक भेद है हमारा पूर्वकालिक क्रिया, जो कि 6 नंबर है। जहां 2 क्रिया हो, दोनों क्रियाओं में से कोई एक क्रिया
पहले समाप्त हो जाए तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्व मतलब पहले, काल मतलब समय, पहले समय में समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है। जिस वाक्य में दो क्रियाओं में से कोई क्रिया पूर्व समय में, पूर्व मतलब पहले, समय मतलब काल, पूर्व समय में समाप्त हो रही हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तथा जो दूसरी क्रिया चल रही है उसे समाइपिका क्रिया कहा जाता है। जब किसी सेंटेंस में दो क्रिया हो और पहले वाली क्रिया के अंत में कर लगा हो तो वो कर लगी हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया, और उसके बाद जो दूसरी क्रिया चल रही है उसी को हम कहते हैं समाइपिका क्रिया। क्या कहते हैं? समाइपिका क्रिया। नोट करके तीसरी कंडीशन आपको बताई गई, जहां किसी वाक्य में दो क्रिया हो, पहली क्रिया के अंत में कर लगा हो, पहली क्रिया के अंत में कर लगा हो तो ये कर लगाने पर हम क्रिया की समाप्ति वाला रूप बना लेते हैं। तो पहली क्रिया के अंत में कर लगा हो तो वह क्रिया की समाप्ति का रूप होता है, जिसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 5 सेंटेंस दिए गए, मैं सुबह उठकर गर्म पानी पीता हूं, तो यहाँ सुबह उठकर कर लगा हुआ है, टहल कर इसमें भी कर लगा है, पी कर इसमें भी कर लगा है, नहा कर इसमें भी कर लगा है, पढ़कर इसमें भी कर लगा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो हम कर का प्रयोग कर रहे हैं क्रिया की समाप्ति के लिए, लेकिन यहाँ कर वैसे भी हम जो साधारण क्रिया होती है उसमें भी हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ वो केवल एक ही क्रिया होगी, वहाँ दो क्रिया नहीं होगी। लेकिन जब किसी दूसरी क्रिया के साथ कर किरकर लग के कोई क्रिया आती है तो उसको हम साधारण क्रिया नहीं बोलेंगे, वो कहलाएगी हमारी पूर्वकालिक क्रिया। मैं सुबह उठकर गर्म पानी पीता हूँ, तो यहाँ प्यारे दोस्तों ये पीता हूँ ये दूसरी क्रिया है, यहाँ पढ़ता दूसरी क्रिया है, यहाँ सोना दूसरी क्रिया है, जिसको हम यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ भजन करना ये समाइपिका क्रिया है, और यहाँ ये लिखना समाइपिका क्रिया है। जो पहली क्रिया समाप्त हो रही है वो क्रिया पूर्वकालिक कहलाई, और जो क्रिया भी कंटिन्यू है, जो चल रही है, जिसमें निरंतरता है, वो क्रिया कहलाई हमारी समाइपिका क्रिया। अगर आपको ये पूर्वकालिक क्रिया की तीनों कंडीशन और ये 5वें एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं, मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है और सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। जितने भी बच्चे लाइव हैं प्लीज, जब भी कोई कंप्लीट होता है टॉपिक हमारा और वो आपको समझ में आता है तो आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर देना चाहिए। जी वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ आप इन 3 कंडीशन में से मैंने जानबूझ के मैं एक भी लिखा सकता था डेफिनेशन, लेकिन दोस्तों स्टेटमेंट पूछी जाती है कि जिस वाक्य में दो क्रिया में से कोई एक क्रिया पूर्व समय में समाप्त हो जाए उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा पूर्वकालिक क्रिया। और जो क्रिया दूसरी चल रही हो तो उसे क्या कहेंगे हम, समाइपिका क्रिया। यानी कि सेंटेंस में दो क्रिया होगी, एक पूर्वकालिक क्रिया और दूसरी चलने वाली जिसमें निरंतरता आए, तो वो क्या कहलाती है, हमारी समाइपिका क्रिया। ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं सुबह नाश्ता करके ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में जाके वहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं उनको घर भेज देता हूँ। तो यानी कि यहाँ पर हम दो दो क्रियाएं कर रहे हैं और दो में से पहले एक क्रिया समाप्त हो रही है। जो क्रिया पहले समाप्त हो रही है उसमें हम क्या लगा रहे हैं, कर लगा रहे हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया की पहचान यही है कि कर किसी भी क्रिया में, जैसे प्यारे दोस्तों यहाँ हमने शब्द ले लिया गा और इसमें मैंने कर लगा लिया तो गा कर, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ मैंने शब्द ले लिया देख और इसमें मैंने क्या लगाया, देख कर। ऐसे ही दूसरे मैंने क्रिया ली हंस और इसमें मैंने क्या लगाया, कर। ये वास्तव में क्रिया की समाप्ति के ही रूप है, लेकिन जब ये ऐसी क्रिया के साथ आएंगे जो दूसरी क्रिया चल रही हो, जिसमें कंटिन्यूटी हो, उसी को समाइपिका क्रिया बोलेंगे। ये जो क्रिया है जो कर लग के बनी है, ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। और दूसरा ध्यान ये भी रखना है, जब इसको सेंटेंस में ना पूछा जाए, अकेले क्रिया के रूप में पूछा जाए,
तो उस कंडीशन में ये क्रिया हमारी केवल और केवल साधारण क्रिया है। कौन सी क्रिया होगी? हमारी साधारण क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि साधारण क्रिया प्यार दोस्तों मूल क्रिया में कर लग के ही बनाई जाती है। साधारण क्रिया क्या है? मूल क्रिया में कर लग के बनाई जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? साधारण क्रिया। सेंटेंस में देगा तो ये बन जाएगी पूर्वकालिक क्रिया, जब ये किसी दूसरी क्रिया के साथ प्रयोग हो रही हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर एक होगा हमारा प्रेरक कर्ता और दूसरा होगा हमारा प्रेरित कर्ता। क्या होगा? प्रेरित कर्ता। जब कोई कर्ता कार्य को स्वयं न करके दूसरे कर्ता से कार्य संपन्न करवाता है, कार्य संपन्न करवाता है, तो उसे कहते हैं प्रेरक कर्ता। जब किसी अन्य अर्थात प्रेरक कर्ता से प्रेरणा लेकर किसी कार्य को संपन्न किया जाता है, तो उसे प्रेरित करता कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, एक हमारा है यहाँ पे प्रेरक कर्ता और एक है प्रेरित कर्ता। एक मोटिवेशन देने वाला है और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, मोटिवेशन लेने वाला है। तो जो मोटिवेशन लेके प्रेरित होकर किसी दूसरे से कार्य को संपन्न करता है और उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। उसी को क्या कहेंगे हम? प्रेरणार्थक क्रिया। नोट, जो क्रिया प्रेरित कर्ता द्वारा संपन्न होती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने शाम से चाय
बनवाई। राम ने शाम से चाय बनवाई। आपने अपनी मम्मी से कपड़े धुलवाए। राधा ने मीरा से भोजन बनवाया। खाना बनवाया। अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। शीला ने मोची से जूते पॉलिश करवाए। मालिक ने किसान से हल चलवाया। आपने अपने भाई से पानी भरवाया। ये 7 सेंटेंस आपके सामने हैं और ये सातों के सातों किससे संबंधित हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। और आपको ये ध्यान रखना है, प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ता होते हैं। जब दूसरे कर्ता के साथ ए कारक चिन्ह का प्रयोग हो तो वो क्या कहलाती हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी? सातों के सातों सेंटेंस को पढ़ो और कंडीशन को एक बार रीड करो, अपने आप चीजें समझ में आएगी। जी क्लियर हुई बात? आपको हर चीज की शॉर्ट ट्रिक भी बताई जा रही है, कंडीशन भी बताई जा रही है, डेफिनेशन भी बताई जा रही है। इसी को नोट ना करके इसको आप लिखो परिभाषा। क्या लिखो? परिभाषा। और इसको आप नोट में लिखो। इसको आप नोट। तो यहां प्रेरणार्थक क्रिया में प्यारे दोस्तों 2 कर्ता है हमारे। एक है प्रेरक कर्ता, जब कोई कर्ता कार्य को स्वयं न करके दूसरे कर्ता से कार्य संपन्न करवाता है। कार्य को स्वयं नहीं कर रहा है बल्कि दूसरे से करवा रहा है। क्लियर? जो दूसरे कर्ता
के द्वारा कार्य किया जाता है उसी को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। और वे दो कर्ता कौन कौन से हैं? प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। जब किसी अन्य अर्थात प्रेरक कर्ता से प्रेरणा लेकर किसी कार्य को संपन्न किया जाता है तो उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। जो क्रिया प्रेरित कर्ता द्वारा संपन्न होती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। जब दूसरे कर्ता के साथ से कारक चिन्ह अर्थात प्रसर्ग का प्रयोग हो वे सारे के सारे सेंटेंस प्रेरणार्थक क्रिया के होते हैं। राम ने शाम से चाय बनवाई, से आ गया। आपने अपनी मम्मी से कपड़े धुलवाए। राधा ने मीरा से खाना बनवाया। अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। शीला ने मोची से जूते पॉलिश करवाए। मालिक ने किसान से हल चलवाया। आपने अपने भाई से पानी भरवाया। तो यहाँ दो दो कर्ता हैं, राम श्याम, आप और मम्मी, राधा मीरा, अध्यापक छात्र, शीला मोची, मालिक किसान, आप और आपका भाई। ये दो दो कर्ता है। जो बाद वाला कर्ता है जो प्रेरित हुआ पहले वाले कर्ता प्रेरक कर्ता से और उसके द्वारा जो कार्य किया गया उसी को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी सबसे बड़ी खासियत क्या है? क्रिया के अंत में वाया वाई वाय का प्रयोग होता है। ये दूसरी शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। एक तो शॉर्ट ट्रिक आपकी ये है और दूसरी शॉर्ट ट्रिक आपकी ये है। देखिए, यहां पर प्यारे दोस्तों इन सब में हमने क्या प्रयोग किया है? वाई, वाय, वाया, वाया, वाय, वाया, वाया, बरवाया, चलवाया, करवाए, पढ़वाया, बनवाया, क्या है? धुलवाया। ये क्या है? धुलवाया, बनवाई। तो जब भी हम वाया वाई वाय का प्रयोग करेंगे तो वहां जो क्रिया बनेगी उस क्रिया को कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। यहां तक अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। 8वीं क्रिया द्विकर्मक क्रिया, और यही पूछी जाती है। आपको ध्यान रखना है ज्यादातर पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया से ही हमारे प्रश्न आते हैं। द्विकर्मक क्रिया, और द्विकर्मक क्रिया कहाँ होगी? जिस वाक्य में कोई क्रिया, जिस वाक्य में कोई क्रिया दो कर्ता के बीच संपन्न हो रही हो, दो कर्ताओं के बीच संपन्न हो रही हो, दो कर्ताओं के बीच संपन्न हो रही हो, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां कोई क्रिया दो
कर्ता की उपस्थिति तथा सक्रियता पर निर्भर हो, वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जब वाक्य में दो कर्ता हो तथा दूसरे कर्ता के साथ को कारक चिन्ह दूसरे कर्ता के साथ को कारक चिन्ह, जिसको हम परसर्ग भी कहते हैं, को कारक चिन्ह परसर्ग का प्रयोग किया जाए तो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। क्लियर? हाँ जी, जयदीप जी, जो भी पूछना है आप पूछिए और साथ के साथ पढ़ते भी रहिए। हाँ, जब आप क्लास से लोगे, ये कंप्लीट हो जाएगी, तो साइड में आप जाना, 3 डॉट डॉट के बिंदु आएंगे। ठीक है, 3 डॉट डॉट के बिंदु आएंगे, इनको दबाना और उसमें आपकी जो स्पीड है वो नॉर्मल आपको दिखाई देगी, क्योंकि सिस्टम अपने आप नॉर्मल पे चलता है। लेकिन जब आपको स्पीड बढ़ानी होगी तो वहाँ प्यारे दोस्तों आप स्पीडोमीटर का प्रयोग करोगे और अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा लोगे, जितने में आप चीज़ों को सुन सकते हैं। तो द्विकर्मक का मतलब इसमें 2 कर्म नहीं होते हैं, ना इसमें प्यारे दोस्तों 2 क्रिया होती, क्रिया एक ही होती है, लेकिन वो 2 कर्ताओं के बीच होती है। तो कुछ बच्चे यहाँ से भ्रमित होंगे कि इसमें द्विकर्मक दिए हैं, 2 कर्म होंगे या 2 क्रिया होगी। तो जिस वाक्य में कोई क्रिया 2 कर्ता के बीच संपन्न हो रही है, इसमें कर्ता क्या होंगे? 2 कर्ता के बीच संपन्न होने वाली क्रिया, जिसके लिए 2 कर्ता का होना अनिवार्य है और दोनों कर्ता का एक ही क्रिया में इन्वॉल्व होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। जहां कोई क्रिया 2 कर्ता की उपस्थिति या सक्रियता पर निर्भर हो, वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जब वाक्य में 2 कर्ता हो तथा दूसरे कर्ता के साथ को कारक चिन्ह परसर्ग का प्रयोग किया जाए तो वहां द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कैसे करेंगे जी? जैसे माता जी ने बच्चे को खाने के लिए लड्डू दिए। माता जी ने बच्चे को खाने के लिए लड्डू दिए। दूसरा, रमेश ने सुरेश को 100 रुपये उधार दिए। प्रधानमंत्री ने देश को
लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली की शुभकामनाएं प्रदान की। अध्यापक शिक्षक ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सीता ने गरीबों को कंबल बांटे। सैनिकों ने हमें सुरक्षा प्रदान की। राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान में दी। तो यहाँ ये 7 सेंटेंस हैं और इन 7 सेंटेंस में प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपको बुक भी मिल जाएगी। आप पहले अपना कोर्स यहाँ से कंप्लीट करें क्योंकि ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और जब बुक आएगी तो आपके बुक के बारे में बताया जाएगा और आपके सामने उसको लाया जाएगा। तो माताजी बच्चे को खाने के लिए लड्डू दी। माताजी ने बच्चे को खाने के लिए लड्डू दिए। तो इसमें प्यारे दोस्तों जो भी हमने कंडीशन आपको बताई वो सारी की सारी कंडीशन अप्लाई हो रही है। एक तो इसमें सेकंड कर्ता के साथ को का प्रयोग है, इसमें भी को है, इसमें भी को है, यहाँ पे के है, यहाँ पे को का प्रयोग है। इसमें मैंने नहीं किया जानबूझ के, और इसमें भी को का प्रयोग है। सब में 2-2 कर्ता है। या माता, बच्चे, रमेश, सुरेश, प्रधानमंत्री, लोग, शिक्षक और बच्चे, सीता और गरीब, सैनिक और हम, राजा और ब्राह्मण। तो यहाँ जो ये क्रिया हो रही है ये 2 कर्ताओं के बीच में संपन्न हो रही है। अगर दूसरा सामने हो ही ना और दूसरा इन्वॉल्व हो ही ना तो पहले वाले कर्ता के द्वारा क्रिया संपन्न होगी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कई बार घर में हवन करवाते हैं या कोई भी खुशी का चीज है प्यारे दोस्तों, हम किसी भी तरह की कथा या कीर्तन भजन या जागरण करवाते हैं और उसके बाद हम प्रसाद वितरित करते हैं। वो किसी भी रूप में प्रसाद हो सकता है, लेकिन जब प्रसाद दिया जाता है तो एक प्रसाद को देने वाला होता है और दूसरा उस प्रसाद को ग्रहण करने वाला होता है। तो वहां 2 कर्ता हुए, एक प्रसाद को देने वाला और दूसरा प्रसाद को लेने वाला। अगर दूसरे वाला ये कह दे कि आज मेरा सोमवार का फास्ट है तो मैं नहीं ले पाऊंगा, तो वहां प्यारे दोस्तों क्रिया संपन्न होती ही नहीं है। लेकिन अगर उसका सोमवार का फास्ट नहीं है और वो प्रसाद ले लेता है
और देने वाला भी उसको दे देता है, तो इसका मतलब है कि दो कर्ताओं के बीच में कार्य संपन्न हुआ। और जब दो कर्ताओं के सहयोग से, दो कर्ताओं के इन्वॉल्व होने से, दो कर्ताओं के निर्भरता से कोई कार्य संपन्न होता है, उसी को बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। यहाँ माता जी ने बच्चे को खाने के लिए लड्डू दिए, माता जी ने दिए, बच्चों ने लिए। अगर बच्चों ने मना कर दिया तो प्यारे दोस्तों यहाँ माता जी कार्य नहीं कर पाएगी। तो यहाँ माता जी और बच्चे दोनों इन्वॉल्व हुए और वो क्रिया लड्डू देने का जो काम है वो संपन्न हुआ। रमेश ने सुरेश को 100 रुपये उधार दिए, तो रमेश ने दिए, सुरेश ने लिए, द्विकर्मक क्रिया हुई। अगर सुरेश मना कर देता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो फिर यहाँ कार्य संपन्न नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी, प्रधानमंत्री ने दिवाली पे लोगों को शुभकामनाएं दी। शुभ कामनाएं प्रदान की। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री और लोग, अगर लोग नहीं होते तो प्रधानमंत्री दीपावली की शुभकामना किसको देते। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व कहाँ हैं। अरे लोग नहीं होते तो फिर दोस्तों फिर शुभकामना किसके लिए थी। यहाँ दोनों कर्ता इन्वॉल्व है। आपको कोई शुभकामना देता है तो आप भी रिप्लाई में उसको कुछ न कुछ उत्तर देते हो। तो इसीलिए यहाँ दो कर्ता हैं, लोग और प्रधानमंत्री, उनके बीच में कार्य संपन्न हो रहा है। शिक्षक ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। अगर बच्चे होते ही नहीं तो उज्जवल भविष्य की कामना किसकी की जाती। दो कर्ता हैं, शिक्षक और बच्चे। क्लियर। तो इसीलिए यहाँ शिक्षक और बच्चों के बीच में जो कार्य संपन्न हुआ उसको कहते हैं हम द्विकर्मक क्रिया। सीता ने गरीबों को कंबल बांटे, तो सीता ने काम किसके लिए किया, गरीबों के लिए। दो के लिए, एक दे रहा है, दूसरा कंबल ले रहा है। अगर गरीबों ने मना कर दिया हमें नहीं चाहिए आपके कंबल, कार्य संपन्न नहीं होगा। यहाँ दो कर्ताओं के बीच में कार्य संपन्न हो रहा है। सैनिकों ने हमें सुरक्षा प्रदान की, अगर हम नहीं होते तो सैनिक सुरक्षा प्रदान किसी को नहीं करते। तो यहाँ कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं हम कारक चिन्ह का प्रयोग करें, तो उसमें यह भी आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ हमारे जो दो कर्ता हैं, क्या हम उन दो कर्ताओं के बीच में दो कर्ताओं के इन्वॉल्वमेंट होने से ही कार्य अगर हो रहा है तो वे क्रिया यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करना, यहाँ द्विकर्मक क्रिया हुई। राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान में दी, एक राजा है दूसरे ब्राह्मण, यहाँ दो कर्ताओं के बीच में कार्य संपन्न हुआ। इसी वजह से सारे के सारे सेंटेंस हमारे द्विकर्मक क्रिया के हैं। और आपको यहाँ यही बताया गया कि जिस वाक्य में कोई क्रिया दो कर्ता के बीच संपन्न हो रही हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जहाँ कोई क्रिया दो कर्ता की उपस्थिति तथा सक्रियता पर निर्भर हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। और जब वाक्य में दो कर्ता हो तथा दूसरे कर्ता के साथ को कारक चिन्ह का प्रयोग हो, जिसको हम परसर्ग भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाए तो वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। अब इसमें हम को का प्रयोग कर रहे थे, को कारक चिन्ह का, और इधर किसका प्रयोग कर रहे थे, से। तो जब भी दूसरे कर्ता के साथ से कारक चिन्ह आए और क्रिया में वाया वाई वाय आए तो आंखें बंद, वो क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। 200 ट्रिक आपको बताई गई। सेकंड कर्ता के साथ, दूसरे कर्ता के साथ जब से कारक चिन्ह का प्रयोग और क्रिया में वाया वाई वाय का प्रयोग होता है तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। लेकिन जब प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दूसरे कर्ता के साथ को का प्रयोग हो तो वो क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो ये हमारी कौन सी थी, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, दो कर्ताओं के बीच जहां कार्य संपन्न होता है। अगर यहां तक आपने पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, 3 क्रिया कंप्लीट कर ली तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहां तक अगर चीजें समझ में आ गई है तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और वो पढ़ेंगे हम क्या, नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, नाम का अर्थ संज्ञा, सर्वनाम,
नाम का अर्थ संज्ञा सर्वनाम विशेषण। नाम का अर्थ संज्ञा सर्वनाम विशेषण होता है। दूसरी, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनाई जाती है संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनाई जाती है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। तीसरा, किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द में आना अवाना प्रत्यय लगाकर या जोड़कर जो क्रिया बनती है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द क्रिया का कार्य करते हैं तो वह नाम धातु क्रिया होती है। वह नाम धातु क्रिया होती है। क्लियर? कैसे प्रयोग करेंगे देखिए आगे। जैसे बतियाना, लतियाना, शर्माना, लज्जाना, गुर्राना, हिनाना, भिनाना, टर्राना, चिंगाड़ना, दाढ़ना, गरमाना, चिकनाना, घबराना, आदि। बच्चे रास्ते में बतियाते हुए
बच्चे रास्ते में बतियाते हुए जा रहे हैं। पुलिस चोर को लतियाते हुए ले जा रही है। जरा मेहमानों के लिए चाय गरमा दीजिए। सविता अपने ससुर से लज जाती है। बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं। मेंढक बरसात में टर्राते हैं। हाथी चिंगाड़ता है। घोड़ा हिनहिनाता है। मक्खियाँ भिन भिनाती है। शेर दहाड़ता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ कई बार रिक्त स्थान देके भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से यहाँ ये बताइए मेंढक के लिए हम किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हाथी के लिए किसका प्रयोग होता है, शेर के लिए किसका प्रयोग होगा, बंदर के लिए किसका प्रयोग होगा और घोड़े के लिए किसका प्रयोग होगा। तो घोड़ा हिनहिनाता है, भिनभिनाता है, चिल्लाता है या फिर चिंगाड़ता है। तो इस तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस शब्द का प्रयोग हम किस सेंस में करते हैं। जी जी, आपका कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उन सब में जो स्पेशल बैच होते हैं, बेसिक से लेके सारी एडवांस तक, इजी से लेके डिफिकल्ट चीज तक सारी आपके सामने बारी बारी से यहाँ आती है। जब आप स्पेशल बैच लेते हो तो आपको अलग से हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, ये जो क्रिया है सारी की सारी हमारी नाम धातु क्रिया है। यहां नाम का अर्थ होता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। धातु का अर्थ होता है क्रिया। और जब नाम धातु क्रिया, जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का काम करने लगे तो उसको बोलते हैं हम नाम धातु क्रिया। तो नाम का अर्थ क्या हुआ, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण होता है। जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनाई जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द में आना, अवाना, प्रत्यय
लगाकर या जोड़कर जो क्रिया बनती है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का कार्य करते हैं तो वह नाम धातु क्रिया कहलाती है या नाम धातु क्रिया होती है। ये सारी की सारी क्रियाएं हमारी नाम धातु क्रियाएं हैं जो संज्ञा से बनी है, सर्वनाम से बनी है, विशेषण से बनी है। तो यहाँ प्यारे दोस्तों बच्चे रास्ते में बतियाते हुए जा रहे हैं तो ये बतियाना नाम धातु क्रिया है। पुलिस चोर को लतियाते हुए ले जा रही है, यहाँ लतियाना नाम धातु क्रिया है। जरा मेहमानों के लिए चाय गरमा दीजिए, तो यहाँ गरमाना नाम धातु क्रिया है। सविता अपने ससुर से लज जाती है, लज जाती यहाँ नाम धातु क्रिया है। बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं, यहाँ शर्माना नाम धातु क्रिया है। मेंढक बरसात में टर्राते हैं तो टर्राना नाम धातु क्रिया है। हाथी चिंगाड़ता है, घोड़ा ही निनाता है और मक्खियां भिन भिनाती है और शेर दहाड़ता है। ये सारे के सारे क्या हैं? हमारी नाम धातु क्रिया। ज्यादातर नाम धातु क्रियाओं में आना और आवाना प्रत्यय लगता है। तो जब भी किसी क्रिया में आना और आवाना प्रत्यय का प्रयोग किया गया है तो आपको ये ध्यान रखना है वो क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया, बशर्ते वो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में लगा हो। तो मैं संज्ञा भी पढ़ा चुका हूं, आपको सर्वनाम भी पढ़ा चुका हूं और विशेषण भी पढ़ा चुका हूं। और जिसने रेगुलर क्लास ली है संज्ञा सर्वनाम विशेषण की तो आज वो क्रिया में प्यारे दोस्तों यहाँ दिक्कत नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगा के हम क्रिया बनाते हैं उस क्रिया का नाम क्या है? नाम धातु क्रिया। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है कि किस तरीके से यहाँ पे हम नाम धातु क्रिया बनाते हैं तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। आज का लास्ट हमारा पॉइंट है और वो है क्रियार्थक संज्ञा। क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। तो क्रियार्थक संज्ञा में क्या खासियत है? जो शब्द क्रिया व संज्ञा दोनों अर्थों में प्रयुक्त हो, जो शब्द क्रिया व संज्ञा दोनों अर्थों में प्रयुक्त हो वो क्या कहलाते हैं? क्रियार्थक संज्ञा। जब हम किसी शब्द का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर क्रिया और संज्ञा दोनों के लिए करते हैं तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे आजकल सोना बहुत महंगा हो चुका है। दूसरा, यहाँ सोना सख्त मना है। तो इसमें प्यारे दोस्तों जो हमने प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया? सोना और ये वाला सोना। अब आपको ये बताना है कौन सा सोना यहाँ संज्ञा है और कौन सा क्रिया है। वेरी गुड जी।
किस सेंटेंस में हमने सोना शब्द का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में किया है और किस सेंटेंस में सोना शब्द का प्रयोग हमने क्रिया के अर्थ में किया है। वेरी गुड। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। यहाँ ये सोना क्या है, संज्ञा है, 24 कैरेट वाला सोना है। और यहाँ सोना सख्त मना है, तो ये सोना क्या है, क्रिया है। तो एक ही शब्द का दोनों अर्थ में प्रयोग, जो शब्द क्रिया के अर्थ में भी प्रयुक्त हो और संज्ञा के अर्थ में भी प्रयुक्त हो, उसको कहते हैं हम क्रियार्थक संज्ञा। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रियार्थक संज्ञा। तो ये हमारी जो संज्ञा है ये हो गए हैं कंप्लीट। और आपको ये ध्यान रखना है, आपने यहाँ अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 से 10 भेद पढ़े। अगर हम पहला भेद निकाल दें, जिसको हम कहते हैं मूल क्रिया अर्थात धातु, और एक 10वां जो भेद निकाल दे क्रियार्थक संज्ञा, तो प्यारे दोस्तों ये अर्थ के आधार पे 8 भेद बच गए। पहला मूल क्रिया अर्थात धातु को निकाल दो, लास्ट वाला क्रियार्थक संज्ञा को निकाल दो, तो जो 8 भेद बचते हैं तो वे 8 भेद अर्थ के आधार पे क्रिया के भेद हैं। और जब हम मूल क्रिया और क्रियार्थक संज्ञा दोनों को इसी के अंदर काउंट कर दे 8 के, तो ये प्रयोग के आधार पर क्रिया के 10 भेद हैं, जिसमें आप 5 पहले पढ़ चुके थे, 5 आज कंप्लीट किया आपने। पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा आपको ध्यान रखना है द्विकर्मक क्रिया, और चौथा है आपका प्यारे दोस्तों नाम धातु क्रिया, और 5वां है आज का आपका क्रियार्थक संज्ञा। कौन सा है, क्रियार्थक संज्ञा। तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो टॉपिक था प्यारे दोस्तों हमारा, ये कौन सा टॉपिक था, ये टॉपिक है हमारा विकारी शब्द। ये क्या था हमारा, हम पढ़ रहे थे टॉपिक शब्द के भेद, और शब्द के भेद में शब्द के भेद, और शब्द के भेद में एक जो भेद होता है हमारा वो होता है विकार, परिवर्तन, विकार परिवर्तन, रूप, रूपांतरण, विकार परिवर्तन रूप रूपांतरण, रूपांतरण के रूप व रूपांतरण के आधार पर, रूप व रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद, और वो होते हैं हमारे 2। उनमें से एक भेद होता है हमारा विकारी शब्द। कौन सा होता है, विकारी शब्द। और ये होते हैं हमारे 4 प्रकार के, जो किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे अविकारी शब्द। दूसरे क्या होते हैं, अविकारी शब्द। और ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो विकारी शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं, इसमें एक है हमारा संज्ञा। क्या है दोस्तों, संज्ञा। दूसरा है हमारा सर्वनाम, और तीसरा है हमारा विशेषण, विशेषण, और चौथा है हमारा क्रिया। क्लियर। अब तक आपने जो पढ़ा है संज्ञा के 3 से लेके 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, विशेषण के 4 भेद, क्रिया के 2, 8 और 10 भेद आपने कंप्लीट किए। तो ये ध्यान रखना है कि आपने का संज्ञा भी कंप्लीट हो गया, सर्वनाम भी, विशेषण भी और क्रिया भी। क्लियर। और ये विकारी शब्द भी आपके कंप्लीट हो गए। विकारी का मतलब है जो किसी लिंग में, वचन में, काल में, कारक में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद क्या है, अविकारी शब्द। और जो अविकारी शब्द है ये भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण,
क्रिया विशेषण अव्यय, और दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय। क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय होता है। और इसके बाद फोर्थ होता है विषम्य बोधक अव्यय, विषम्य बोधक अव्यय होता है। अविकारी शब्द को ही हम अव्यय और निपात के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी का ही एक पांचवा भेद निपात माना जाता है, और ये किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इनमें ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक और विषम्य बोधक। जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी वो अविकारी शब्दों की होगी, अर्थात वो अव्यय की होगी और निपात की होगी। तो अगली क्लास जो कि कल होगी आपकी 7:30 बजे, तो उसमें हम अविकारी शब्द, अव्यय और निपात के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। और उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आपको हबड़ तबड़ में नहीं रहना है, कोई भी चीज करो तो ढंग से करो, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों। सभी दोस्तों को नमस्कार। कल फिर मिलते हैं अविकारी शब्द, अव्यय और निपात के साथ। धन्यवाद।